बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंस केसेस की सिलसिले में जो अपीलें दायर की गई थी उस हवाले से समाअत हुई। दो रुकनी हाई कोर्ट के जज साहिबान ने समाअत की और दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अहम रिमार्क्स देते हुए कहा कि नवाज शरीफ साहब का रवैया शर्मनाक है। वो हुकूमत और आवाम को धोखा देकर बाहर चले गए और वहाँ से बैठकर जो है वो अब सियासत भी कर रहे हैं। अदालत को बताया गया कि जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वो एक दफ़ा फिर कोशिश की गई पाकिस्तान हाई कमीशन के तहत कि नवाज शरीफ साहब को डिलीवर किए जाए, लेकिन वहाँ पर मौजूद उनके नुमाइंदे ने लेने से इनकार कर दिया, जिस पर अदालत का ये कहना था कि हुकूमत अदालत को आगाह करती रहे और स्टेप बाय स्टेप जस्टिस आमिर फारूक साहब का कहना था कि अदालत जो है वो काम करेगी। और अब ये भी खबर है कि नवाज शरीफ साहब को मफरूर करार दिए जाने की कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है। अभी इन रिमार्क्स के आए थे और कुछ घंटों बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नवाज की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से ऑनलाइन वीडियो लिंक पर जारहाना खिताब किया और कमोबेश वही गुफ्तगू की जो उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के दौरान वीडियो लिंक से खिताब करते हुए कही, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया, पार्लिमान के मुक्तदर होने पर सवालात उठाए। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि उन्होंने इनके बयानी को सामने रखा और जिसकी वजह से आज वो जेल में है उनके बकौल, और साथ में अपनी पार्टी से कहा कि सियासी जो स्ट्रगल है वो जारी रखी जाए। इस सियाको सबाक के साथ हम गुफ्तगू करेंगे। कल वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ था जिसमें यह भी फैसला किया गया था मीडिया इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाने के लिए कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जाएगा, तमाम ऑप्शंस को बरूकार लाया जाएगा और इस सिलसिले में दफ्तर खारजा और FIA को टास्क दिया गया है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए ज़ाहिर सी बात है, चूँकि कल पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का भी इजलास हुआ था और 11 अक्टूबर को पहला हुकूमत मुखालिफ जलसा होगा। अब ये भी खबरें आ रही हैं कि पंजाब में PMLN मरीम नवाज साहबा जो है वो एक अवामी राब्ता मुहिम का भी आगाज़ करेंगी और माहौल को जो है वो बिल्ड अप करेंगी। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ने दावत दी है अपने प्रोग्राम के पहले हाफ में शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा का, जो मुस्लिम लीग नवाज की मरकज़ी रहनुमा है और मेंबर कौमी असम्बली, हम उनको वेलकम करते हैं। और हम PTI की जानिब से भी जो डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं और MNA हैं, वो हमारे साथ मौजूद होंगी। लेकिन मैं चाहूँगा कि शाइस्ता परवेज़ साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करूँ। शाइस्ता साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। आज मैं देख रहा था आप 7 बजे, 8 बजे और अब 10 बजे के शो में मौजूद है। ज़ाहिर बात है PMLN के लिए इस लिहाज से अहम दिन है कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े डैमेजिंग रिमार्क्स हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से और उन्होंने कहा है कि वो ख़राबी सेहत की वजह से बाहर मौजूद हैं, लेकिन अब तो उन्होंने अपील भी दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिससे वो रिलीफ लेना चाहते हैं एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस केसेस की सज़ाओं के हवाले से। वहाँ पर नहीं आ रहे लेकिन अपनी पार्टी से खिताब कर रहे हैं, ऑनलाइन खिताब कर रहे हैं। इससे पहले APC में भी खिताब किया और आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से भी खिताब उन्होंने किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, नवाज शरीफ साहब के वकला भी आज पैरवी के लिए मौजूद नहीं थे, ख्वाजा हारिस साहब और उनकी टीम, तो आप नहीं समझती कि ये ख्वाजा उनकी जो लीगल टीम है और जो उनकी पॉलिटिकल टीम है जिसमें आप भी शामिल हैं, काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि वो सियासी खिताबात कर रहे हैं लेकिन अदालत के बुलाने पे ना तो वापस आ रहे हैं और ना ही जो सेहत के इशू है वो हाईलाइट हो रहा है। अलबत्ता पॉलिटिक्स जो है उस पर काफ़ी सरगर्म और मुतहरिक नज़र आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब। शाइस्ता साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया अनवार फॉर हैविंग मी। मैं एक बात कहूँगी, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या कानून और आईन की जो इज़्ज़त और एहतराम है वो मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं की? क्या पहले उनको मालूम था कि क्या फैसले कोर्ट्स ने किए? अच्छा, और वो पहले भी आए वापस इसी कानून और आइन के तहत जबकि उनको पता था कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। वो अपनी बेटी को साथ लेके आए और अपनी बीवी को जिस हाल में छोड़ा वो अब तो सबको पता है कि क्या हुआ। वो फिर भी आए और गिरफ्तारी दी। तो देखें, गिरफ्तारी से तो वो डरते नहीं हैं। दूसरी बात ये कि आप मुझे बताएं, अदलिया बहाल करने में किसने अपना रोल ज़्यादा प्ले किया था? कौन था जो सीढ़ी लगा के और छतें फलांग के गायब हो गया था? और कौन है जिसने फ्रंट फुट पे इस को लीड किया था? तो वो भी सबके सामने है। 30 सितंबर वो गए 2020
शहजाद साहब 30 सितंबर 2020 अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आप माजी के रेफरेंसेस दे रही हैं, आपको पूरा राइट है, आप दे सकती हैं। मैं आज की बात करूं कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है, मैंने कहा आपके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग नहीं है? मैं आपको इस पे भी आ रही हूँ। जी जी, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल एम्बैरेसिंग नहीं है। देखें, वो यहाँ से भाग कर नहीं गए, वो गए छत फलांग के या रात के अंधेरे में उनके लिए जहाज चार्टर करके उनको नहीं भेजा गया। वो हुकूमत की इजाज़त से गए हैं, कोर्ट की इजाज़त, तमाम लीगल वो जो हैं चीज़ें उनको मुकम्मल करके वो गए। और देखें, वो जब गए तो उस वक्त भी उनकी मर्जी शामिल नहीं थी, उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट का बनाया हुआ बोर्ड था, इनकी मिनिस्टर थी, इनके डॉक्टर्स थे जिनको उठा कर भी लेके गए और कुछ नामालूम अफराद और उनसे इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद मियां इमरान नियाजी साहब ने कहा था अपने सीने पे हाथ रख के कि मैं इंसानी हमदर्दी के नाते उनको भेजता हूं, क्योंकि उनकी हालत अच्छी नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये माजी की गुफ्तगू हो रही है, तो ठीक है, हाल की गुफ्तगू करें, ये बताएं। माजी के साथ ही, लेकिन मेरा सवाल ये है कि हाल की ये बात बताएं कि नवाज साहब देखें आज भी खिताब कर रहे थे और एपीसी में भी खिताब किया। मैं आपको आज जज साहिबान कह रहे हैं ना, मैं आपको ये बता रही हूँ, मैं जज साहिबान की जो फैसले हैं वो सर आंखों पर है, लेकिन अल्लाह करे जज साहिबान जो उनके फैसले हैं उनको हमने हमेशा उनका खैर मकदम किया है। आज आप देख लें, हमजा शहबाज 1.5 साल हो गया बंद हैं, ये नैब जो है उसके एहतराम में आप देख लें, कोर्ट्स का एहतराम है, शहबाज शरीफ को आज बंद किया हुआ है। वो कितना जायज़ है कितना नाजायज़ है, मैं उस पर बात अगर आप कहेंगे तो कर लूंगी, लेकिन नवाज शरीफ अपनी मर्जी से नहीं गए थे, उनको डॉक्टर्स ने भेजा था। और अब भी जब वो आएंगे तो ये पार्टी का फैसला है कि हम उनकी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो आना भी चाहेंगे तो पार्टी उनको नहीं आने देगी। अच्छा, आना भी चाहेंगे तो पार्टी नहीं आने देगी, ये पार्टी ने आज फैसला किया सीसी में। जी, उनकी ठीक है, जी नौशीन हामिद साहब को भी रोपिन कर देते हैं, और उनकी सेहत, उनकी जान और सेहत ज्यादा मुकद्दम है। हम उनको जिंदगी और सेहत के साथ देखना चाहते हैं। चलिए, मैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहब आपने ज्वाइन किया, कानून तो सर आंखों पर है, लेकिन आई होप दे विल सी। ओके, पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ हैं आप, और आप भी आपने सुना है, आपकी कुलीग हैं नेशनल असेंबली में शाइस्ता परवेज साहब, और वो कह रही थी कि नवाज शरीफ साहब खुद से नहीं गए, पंजाब हुकूमत ने बोर्ड बनाया, जो कि वो सही कह रही थी, और उसके तहत जो है डॉक्टर ताहिर शमसी साहब भी है, वो सारी हमारी लिविंग मेमोरी में है जितनी भी क्रोनोलॉजी है। और उसके बाद उनको बेल मिली 8 हफ्तों की, अगरचे मिली थी, फिर लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों की इजाज़त दी, अब तो खैर 8-9 माह से ज़ायद हो गए हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि वो अपनी मर्जी से नहीं गए, और पार्टी ने उन्हें कहा है कि वो पहले इलाज करें फिर वापस आएँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो आपसे भी कह रही है कि ये तो पूरे सिस्टम के लिए एक सवालिया निशान बन गया नवाज शरीफ साहब, कि वो एक कॉन्विक्ट हैं और वो बाहर बैठे हैं, और अब वो सियासी तकरीर भी कर रहे हैं, और जो गिरफ्तारी के वारंट है वो भी नहीं वसूल कर रहे। तो कल तो कैबिनेट ने टास्क दिया दफ्तर खारजा और FIA के उनको वापस लेकर आए जाए। बताइएगा हुकूमत इस वक्त क्या सोच रखती है, और चूंकि आप पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत हैं, सेहत के महकमे से मुतल्लिक भी सवालात उठ रहे हैं, क्या ये नवाज शरीफ साहब की सेहत ठीक नहीं थी जब वो गए, और अब इतने सेहतमंद क्यों कर दिखाई दे रहे हैं? नौशीन साहबा जी, नौशीन साहबा से हमारा राब्ता शायद नहीं हो सका। मैं शहजाद साहब यही सवाल आपसे दोबारा फिर करूंगा। जाहिर सी बात है, ये आप लोगों का बयानी है, आप लोगों ने आज फैसला किया है कि अब जो है वो जब सेहत ठीक होगी उसके बाद आएंगे। लेकिन एक मेरे एक और सवाल है, आपने शहबाज शरीफ साहब की भी बात की, उनको 5 दफ़ा जो है वो कोर्ट ने अबूरी ज़मानत में उनकी तौसीक़ की थी, लेकिन फिर तौसीक़ की दरख्वास्त को मुस्तरद करके उनको अब नैब के हवाले कर दिया गया है। सारे इस कजिए में सलमान शहबाज, आप लोग हमजा शहबाज साहब का नाम लेती हैं जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है पंजाब असेंबली, अभी आपने नाम लिया, लेकिन शहबाज साहब ने कहा कि उनके जितने माली मामलात हैं वो सलमान शहबाज साहब डील कर रहे थे। क्या वजह है कि जो सलमान शहबाज साहब है, चलिए नवाज शरीफ साहब की तो आपने कहा सेहत ठीक होगी तो वापस आएंगे, सलमान शहबाज साहब लंदन में क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं वापस आते? देखिए, मैं आपको इसमें एक बात कहूं कि देखिए, शहबाज शरीफ जो आपके सामने हैं, उनके साथ क्या रवैया रखा जा रहा है वो सबके सामने, जबकि उनके तमाम जितने असासे थे वो सब FBR में भी डिक्लेयर्ड हैं और इलेक्शन कमीशन में भी डिक्लेयर्ड हैं। और वो कल रोस्टम में 2 दिन, मतलब 2 दफ़ा की पेशियों में तो मैं आई हैव बीन इन द कोर्ट, और मैंने देखा और सुना कि जो कुछ वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ 1 रुपए की जो है कोई करप्शन या कोई निकाल के दिखा दें, उनका रेफरेंस मुकम्मल हो चुका है। देखिए, जब रेफरेंस से पहले आपने
इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो आपको कस्टडी में चाहिए होता है। यहाँ पे रेफरेंस तैयार था, फिर नैब को कस्टडी की क्या जरूरत पेश आई, क्या मामला थे जो वो नहीं पूछ पाए थे, जो उनको अब पूछने थे, जो उन्होंने उनको हिरासत में लिया। सलमान शहबाज साहब को क्या अमर माने हैं कि वतन वापस नहीं आते? जितनी इसलिए इससे अगर आपको अंदाजा हुआ हो कि इस वक्त जो सुपीरियर कोर्ट्स भी कह रहे हैं, जो तमाम मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है नैब की तरफ से, इस वक्त आर्म ट्विस्टिंग हो रही है ऑपोजिशन की। इस वक्त तो देखें, जब नैब की तरफ से एक न्याजी और नैब गठजोड़ है, जब हमें किसी बेहतरी की, किसी इंसाफ कोई उम्मीद नहीं, आप कोई उम्मीद नहीं, तो फिर ये शायद खाकान अब्बासी साहब, राना सनाउल्लाह साहब और ये एहसन इकबाल साहब, ये क्यों कर आप लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं मैम? फिर जब देखें, मेरी बात सुने, जब हम एक बात कह रहे हैं कि ट्रुथ कमीशन एक बना लें, अब इट्स अबाउट टाइम के दिस इट्स अबाउट टाइम। जरा नौशीन साहब अभी आ गई हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस, ठीक है, आपने कहा ट्रुथ कमीशन बना लें। नौशीन आमिर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। जी नौशीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप गुफ्तगू सुन रही है अपनी जो कुलीग है एमएनए शाइस्ता परवेज साहबा की, वो कह रही हैं कि चूंकि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इसकी ना तो सलमान शहबाज साहब आएंगे और ना ही नवाज शरीफ साहब, तो सेहत ठीक होगी, अब तो पार्टी की सीसी ने कह दिया तब आएंगे वापस। क्या कहेंगी आप नौशीन साहबा? जी देखिए, यही लोग थे जो कि कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब जाएंगे और अपना इलाज करा के फौरी तौर पे वापस आ जाएंगे, और इनके बड़े बड़े तमाम लीडरान ने यही दावे किए थे कि जी बस नवाज शरीफ साहब शदीद बीमार हैं, उनको फौरी सर्जरीज की ज़रूरत है, उनको फौरी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, और वो जैसे ही अपना इलाज मुकम्मल करेंगे तो बड़े बड़े लीडर्स ने गारंटीज दी थी कि वो फौरी तौर पे वापस आएंगे। पर हमने देखा ये कि ना तो वो उस शदीद नौयत की बीमारी है जिसकी वजह से उनको एक दिन भी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है, और ना ही कोई इस तरह का हमें नजर आई उनकी रिपोर्ट्स, जो कि यहाँ पर जब वो थे तो डेली बेसिस के ऊपर उनकी रिपोर्ट्स मीडिया के ऊपर आती थी। अब जब से वो बाहर गए हैं, उनकी एक रिपोर्ट जो है वो हमें नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि वहां पर शायद फेक रिपोर्ट बनाना इम्पॉसिबल है। हमारे मुल्क के सिस्टम्स ऐसे थे कि वहां पर रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया, फॉल्स रिपोर्ट्स बनाई गई, और ये आप एज पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत कह रही है कि हमारे यहाँ रिपोर्ट्स फॉल्स बनाई गई हैं। चले गए। नौशीन साहब, आप ये कह रही हैं एज पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत के फॉल्स रिपोर्ट्स बनाई गई हैं, यहाँ पर मैनेज की गई हैं नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से? मैं सही समझ रहा हूँ? जी बिल्कुल नहीं जी, नवाज शरीफ साहब की सेहत को कोई इमीडिएट खतरा नहीं है। मैं हमेशा ये कहती होती हूँ कि उनको वही बीमारी है जो उनकी उम्र के 70% पाकिस्तानियों को है। उनको अगर कोई दिल की तकलीफ है तो वो हमारे पाकिस्तानियों को, उनकी उम्र के मेजॉरिटी लोगों को वो तकलीफ है। उनको कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सिर्फ ये है कि उनको पाकिस्तान के सिस्टम्स पे यकीन नहीं है। उनको जो उन्होंने अपने बनाए हुए थे, इतने सालों को जो उन्होंने, इतने डेकेड्स इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है, वो कोई एक ऐसा हेल्थ सिस्टम नहीं बना सके जिसपे उनको कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो इन आम बीमारियों का इलाज भी जो है वो यहाँ पे करा सके। क्योंकि जाहिर है उनको पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको पाकिस्तान के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको बाहर के अस्पतालों पे, बाहर के डॉक्टरों के ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए वो बाहर जाना चाहते थे। मगर उनकी बीमारी का इलाज पाकिस्तान में भी 100% जो है वो मौजूद है। तो फिर क्या वजह बनी कि जो आपकी पंजाब में कुलीग हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, और उनके तहत बोर्ड ने यह फैसला किया है कि इनके चंद टेस्ट जो हैं वो बाहर से ही हो सकते हैं और उसका इलाज के लिए अगर ये इनको बाहर भेजा जाए तो वो बेहतर होगा, तो क्या आप समझती हैं जब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इतने सीरियस रिमार्क्स आए हैं तो कोई इंक्वायरी होनी चाहिए कि रिपोर्ट्स अगर मैनेज हुई हैं तो किसने की हैं, कुछ जिम्मेदारान को सामने लाया जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? डॉक्टर नौशीन साहबा। जी जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो रिपोर्ट्स जो हैं वो किस लेवल के ऊपर मैनिपुलेट हुई हैं। क्योंकि देखिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो या डॉक्टर फैसल हो, उनके सामने तो जो रिपोर्ट्स आई थी उन्होंने उनको देख के फैसला किया था, और हमें उम्मीद नहीं थी कि इन्होंने इस तरीके से रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया होगा। मगर अब जो सिचुएशन है वो साफ नजर आ रहा है कि रिपोर्ट्स मैनिपुलेट की गई है, वरना ये जब बाहर गए थे तो फौरी तौर पे प्लेटलेट्स का चेक करा के एक रिपोर्ट हमें यहाँ भी भेजते थे। वो तो बिल्कुल 1 आवर का टेस्ट है, उसी वक्त किसी अपनी लेबोरेटरी में देते, लंदन के किसी हॉस्पिटल में जाके दाखिल होते, रिपोर्ट करवाते और पाकिस्तान को भेजते, ताकि हमें पता चलता है कि वो जेन्युइन रिपोर्ट्स हमें देके गए थे। ये तो वाज़े हो गया कि वो रिपोर्ट्स मैनिपुलेटेड थी, जेन्युइन रिपोर्ट्स नहीं थी जी जो गवर्नमेंट को दिखाई गई हैं।
जी शहसा साहबा, आपके सामने पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ है, वो कह रही हैं ये तो रिपोर्ट्स मैनेज की गई हैं। मैं सिर्फ जी मैं पहले तो ये कह दूं कि ये इस गवर्नमेंट को तो इसी बात पे पैक ऑफ करके चले जाना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट, जो हाजिर गवर्नमेंट जिसकी हाथ में सब कुछ है, अगर उसको चक्कर दे के जाया जा सकता है तो ये दे आर मतलब एक न्यूक्लियर कंट्री कैसे उनके हवाले की जा सकती है जी, जिनको अपने लोग, अपने डॉक्टर्स, अपने जो बोर्ड्स बनाए हुए हैं, अपने अस्पताल, उसको वो ट्रस्ट नहीं करते। तो अनवार मुझे बताएं, आर दे फिट टू रिमेन इन द पोजीशन दे आर? पाकिस्तान को वो हैंडल कर सकते हैं? जी डॉक्टर नौशीन साहब बताइएगा, आर यू फिट टू रन द गवर्नमेंट जब आप ये रिपोर्ट्स अपनी नहीं आपकी मैनेज हो गई है? वाकई। और यास्मीन, मेरी एक बात सुनिए, एक मिनट नौशीन, एक मिनट। मैं तो इनको सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर ये समझते हैं कि वो रिपोर्ट्स जेन्युइन है तो एक रिपोर्ट हमें लंदन से भी प्लेटलेट काउंट की भिजवा दें। कौन सी मुश्किल है वहाँ पे, कौन से उनके पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो लंदन किसी लैब से अपनी रिपोर्ट करा के? जी मैम, वैसे ये बात तो आपसे बदल है कि लंदन से भी कोई रिपोर्ट तो आप लोगों को भेजनी चाहिए ना, ये तो आप लोगों ने भी कमिटमेंट दी थी ना। मेरी बात सुनिए, नहीं अनवार जी प्लीज प्लीज ना वन बाय वन। हमें 1 महीने के बाद दूसरी सर्जरी होगी, हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले तो यास्मीन राशिद को, फैसल सुल्तान, जी डॉक्टर नौशीन साहब, मैं शहसा साहब को उत्तर दूं, एक एक करके बात करते हैं। अपनी क्रेडिबिलिटी भी तो बताएं ना। वो सारे पीएमएलएन के जो लीडर्स थे जो कि हर वक्त हमें ये बताते थे कि जी उनको फौरी इलाज की जरूरत है, एक दिन भी नवाज शरीफ साहब में बाहर जाके हॉस्पिटलाइज नहीं हुए जी, एक दिन भी हमने ये नहीं देखा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपका नुक्ता वैलिड है, ये आ गया है। जी डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, हमारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है, मगर उनको इस तरह से गलत बयानी करनी चाहिए थी। और तमाम पीएमएलएन के गलत बयानी में उनका पूरा फेयर इनफ। जी डॉक्टर साहब, जी शहसा साहब, आप ये जाहिर बात है लंदन से भी कोई रिपोर्ट तो आप लोग की आनी चाहिए ना, अगर खराबी सेहत है। मैं नहीं, पहले देखें, लंदन से पहले तो वो यहाँ थे ना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। सबसे पहले तो कहें इनको कि सबसे पहले जो इन्होंने चार्जशीट अपनी हुकूमत के लिए तैयार किया, उसमें सबसे पहले बुलाएं यास्मीन राशिद को, जो लम्हा ब लम्हा टीवी पे आके हमें प्लेटलेट्स की रिपोर्ट दे रहे थे। हम नहीं दे रहे थे, इनकी डॉक्टर दे रही थी। बुलाएं फैसल सुल्तान को, उनसे पूछें। बुलाएं ताहिर शमसी को, जिनको ये उठा के भी ले गए थे और फिर उनसे मालूम किया था कि असल सिचुएशन क्या है। तो बुलाएं उन लेबोरेटरी वालों को, बुलाएं उन लोगों, हॉस्पिटल वालों को जहां वो गलत रिपोर्टें बन रही थी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ना, हाउ कैन यू जंप? तो पहले आप, यास्मीन राशिद ने, अब भी उनका बयान चल रहा है कि ये जो बयान लोग देते हैं उनको कोई अंदाजा नहीं है। मैं डे 1 से उनको देख रही थी और रिपोर्ट्स को देख रही थी और उनके हालात देख रही थी। इसलिए आप अगर लेकिन उनको साथ ले में उनका सकते ये भी हैं, बयान जरूर आज चल रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था ठीक होकर वापस आ जाएंगे, तो उनको ठीक लग रहा है तो वापस आ जाए। जी अगर यस हाँ, अब आप यहां से बात करें, ठीक है, ठीक होके ना, तो वो ठीक नहीं हुए। उनके आज जो तकरीर कर रहे थे तो अच्छे नहीं लग रहे थे, अच्छे भले लग रहे थे। मैनेज किया। देखें मेरी बात सुने, ट्रैवलिंग में और बोलने में बड़ा फर्क है। ट्रैवल यहां से भी डॉक्टर यास्मीन को लें और पूछें कि उनको प्रिपेयर किया गया था कि नहीं फॉर ट्रैवल, उनको तैयार किया गया था कि नहीं ट्रैवल करने के लिए। उनके प्लेटलेट्स तो वहां पे भी मैनेज हो रहे हैं। चलिए ठीक है, ये तो मेडिकल जरा पॉलिटिकल साइड इसकी लेते हैं। लॉकडाउन हुआ था। अब शायस्ता साहब इसकी पॉलिटिकल साइड लेते हैं, तो आप मेडिकल तो बात हो गई वहां जो हुआ। जी आप जरा इसकी जरा पॉलिटिकल साइड का तो पहले मैं आपसे जवाब ले लूं। सवाल एक करूंगा शायस्ता साहब, सवाल कर लूं जो आशीष साहब की तकरीर है की बात है। जी मेरे जरा सवाल सुन लीजिएगा, आप जरा इसकी पॉलिटिकल साइड लेते हैं। जाहिर बात है एक लीगल साइड है, कोर्ट कह रही है कि उन्होंने आना है, उनको आना चाहिए, उनकी मफरूर होने के लिए कार्रवाई शुरू हो गई है। मेडिकल साइड है, आपका कहना है कि इन्होंने भेजा, ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट्स मैनेज हुई। पॉलिटिकल साइड ये कि जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर है उनसे तो मालूम होता है कि वो लंदन में तवील कयाम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके हैं, जिस तरह की वो स्पीचेस कर रहे हैं और साथ में कुछ वापसी का ऐलान नहीं करे। पहले तवक्को थी एपीसी की स्पीच पे कर देंगे, फिर आज, और आपका ये बयानी है कि पार्टी ने कहा कि पहले मियां साहब अपना इलाज करें उसके बाद आए। इसका मतलब नवाज शरीफ साहब तवील कयाम करेंगे लंदन में, स्पीचेस से तो यही नजर आ रहा है। देखिए नहीं, क्योंकि हमें उनकी सेहत और जिंदगी से ज्यादा कुछ अजीज नहीं है। देखें ये वो हुकूमत है कि कभी दोनों भाइयों को लड़वाने की बातें करती है, कभी मीम में से शीन निकलता है, कभी शीन में से मीम निकलता है, कभी ये मरियम को और मियां शहबाज शरीफ को लड़वाना चाहते हैं। मतलब कभी जी, तो कभी आप इनको ये बताएं, मैं इनको ये कहना चाहिए, मैं तो नून तो वही की वही है जी, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ हैं
और सदर मियां शहबाज शरीफ हैं। देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन इट, इट इज देयर। और तमाम लोग पार्टी बयानिए के साथ खड़े हैं बशमूल मियां शहबाज शरीफ तो के। इस पे शायसा साहबा जो वो बड़ी कोशिश कर ली, बड़ी एमपीएस हैं, कोशिश उनकी कर ली। मुलाकातें भी चल रही हैं, आपने देखा होगा बुज़दार साहब के साथ, और आपके जो मौलाना शरकपुरी साहब हैं उनके बयान भी आपने सुने होंगे, शरकपुरी साहब। बात सुने अनवार, इतनी बड़ी पार्टी में वो भी लोग थे ना जो आखिरी मिनट आके प्रेशर में आके अपने टिकट वापस कर रहे थे। इनमें वो लोग भी होंगे जो इस वक्त निकलना चाहते हैं, शौक से जाएं और फिर वो अपना हशर भी देख लेंगे इलेक्शंस में क्या होगा। देखें, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। एक बात कहना चाहती हूं कि उनसे भी सियासी सवाल कर लूं, हुकूमत घबरा क्यों रही है? हुकूमत घबरा क्यों रही है? घबरा क्यों रही है हुकूमत? क्यों घबरा रही है नौशीन साहब? नवाज शरीफ साहब तो अब सियासी तौर पे मुतहर्रिक हो गए हैं। उन्होंने इतवार को एपीसी में खिताब किया, आज सीसी से खिताब किया, और मुझे लगता है वो डेली ऑनलाइन मीटिंग्स भी करते हैं। मरियम नवाज साहब भी एक्टिव हो गई हैं, गुजरावाला में भी जलसा करने जा रही है। मीडिया इतलात के मुताबिक 16 अक्टूबर को 11 अक्टूबर को हुकूमत मुखालिफ रैली क्वेटा में हो रही है, और शायद हकान अब्बासी साहब कहते हैं कि वो फाइनल राउंड के लिए तैयार हैं। तो हुकूमत भी फ्रंट फुट पर है, वो तो फाइनल राउंड के लिए तैयार नजर आ रही है, नून लीग और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें। नौशीन साहबा जी देखें, बिल्कुल एक अव्वल तो मैं समझती हूँ कि जितना ये लोग शोर मचा रहे हैं कि मुल्क इतने बुरे हालात में है, अवाम मर रही है, अवाम इतनी तकलीफ में है, हम लोग अवाम के हमदर्द हैं, तो ऐसे में तो नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो फौरी तौर पे जितना वो क्लेम करते हैं को उनको अवाम का दर्द है, उनको अपने मुल्क की तकलीफ है, उनको फौरी तौर के ऊपर वापस आना चाहिए और अपनी अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की सेहत को, वो एक कैंसर सर्वाइवर है, वो मैं समझती हूँ कि उनकी सेहत को ज्यादा खतरा है, पर अगर वो वापस आ सकते हैं और वो आके यहाँ पे अवाम के बीच में हो सकते हैं, तो नवाज शरीफ साहब क्यों नहीं आ सकते? इस वक्त मुल्क को बकौल इन लोगों के नवाज शरीफ साहब की जरूरत है, अवाम को इनकी जरूरत है। तो मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पे वापस आना चाहिए। उनकी मैं एज ए डॉक्टर, अब मैं बिल्कुल उनकी लंदन में जो हालत है मैं देख के आपको बता रही हूँ कि उनकी जिंदगी को कोई इमीडिएट खतरा नहीं है, और वो यहाँ पर आकर बिल्कुल अवाम को लीड कर सकते हैं, अपनी पार्टी को लीड कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो वापस नहीं आते तो वो जो बातें सब कर रहे हैं, इनकी पार्टी में डेफिनेटली रिफ्ट खड़ी हो जाएंगी। और वैसे भी ये जो है, जो ऑपोजिशन इस वक्त इकट्ठी हो रही है, ये तो खुद एक दूसरे के साथ एक पेज पे नहीं है, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ क्या लड़ना है। तो मैं नहीं समझती कि ये कोई इफेक्टिव तहरीक चला सकेंगे। नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए, अपनी अवाम के लिए वापस आना चाहिए। उनकी तकलीफें जो उनको वहाँ बैठ के महसूस हो रही है, मगर वो वापस इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि उनका असली घर जो है वो इंग्लैंड है। उनका असल जो अच्छा, अब ये मुझे बताइएगा शायसा साहबा, अब जो जाहिर बात है, मैंने डॉक्टर रशीद, सब कुछ जो है वो इंग्लैंड में है। पाकिस्तान तो वो मेहमानों की तरह आते थे, वो तो अपने दौरे हुकूमत में भी बैठ के लंदन से हुकूमत चलाते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लंदन से चला करता था। तो अब उन्होंने क्या वापस आना है? उनको पाकिस्तानी अवाम से कोई हमदर्दी नहीं है। ये सिर्फ वो जो उन लोगों के केसेस है करप्शन के, जिसमें उनकी गर्दनें फंसने जा रही हैं, उससे बचने के लिए ये शोर मचाया जा रहा है। ठीक है, अब ये मुझे बताइएगा शायसा साहबा, चूंकि आप पहले भी एमएनए थी जब नून लीग की हुकूमत थी 5 साल, 2013 से 2018, नवाज शरीफ साहब की ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, और मैं देख रहा था उसमें भी उन्होंने महीना 1.5 महीना गुजारा और फिर वो वापस आ गए थे। अब कोई सर्जरीज नहीं हो रही है, तो एक मेडिकल साइड है, लोग इस पर जरूर सवाल उठाएंगे। आपके जो सपोर्टर्स हैं, आपके लिए जो नरम गोशा रखते हैं, वो उनके जहनों में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि अब तो नवाज शरीफ साहब डेली जा रहे हैं हसन नवाज के ऑफिस और वहां से सियासत भी कर रहे हैं, ऑनलाइन पॉलिटिक्स हो रही है। ये जो तुंदो तेज तकरीर कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, उसमें हमें ख्वाजा आसिफ साहब, अयाज सादिक साहब, वो मरियम नवाज साहबा के साथ ज्यादा नजर नहीं आ रहे। और आज जो उन्होंने पार्लियामान के हवाले से बात की है, तो आप भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो आपको भी कोई और चला रहा है पार्लियामेंटेरियंस जो नवाज शरीफ साहब कह रहे थे? बात सुने अनवार, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो परेशानी हमारी पार्टी की पीटीआई को है ना, वो ना करें। देखें, इनकी परेशानी अपनी होनी चाहिए। आज काबीना की मीटिंग्स होती हैं, 6-6 घंटे मीटिंग्स करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ही डिस्कस होते हैं। इतने इनके हिसाब पे वो सवार हैं। इनको क्या परेशानी है कि हमारे लोग उधर जा रहे हैं या उधर से इधर आ रहे हैं? देखें, हमने मिल के, तमाम ऑपोजिशन ने मुल्क और कौम की जो बदहाली है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो लोगों की आहो बका है, और मैं एक बात कहूं, पंजाब में जितना काम शहबाज शरीफ ने किया है, कोई करके दिखा दे।
और वो काम जिस तरह ये इनके बुजदार जो वसीम अकरम प्लस हैं, जिस तरह उन्होंने तबाहियां फेरी हुई है ना, वो तो दिल खून के आंसू रोता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जी, हम तमाम पार्टी आज आपने देखा ख्वाजा कोई अलग नहीं है, कोई फर्क नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतनी बड़ी पार्टी में मरियम नवाज साहब ने तो कहा ना कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया एक दफा और मरियम नवाज का बयानिया सब उसका बोझ नहीं उठा सकते। नहीं, बिकॉज आप कहते हैं ना, आप लोग खुद बताते हैं कि 4-5 लोग आज बुजदार साहब से मिल लिए, शर्कपुरी साहब उधर को चले गए, तो ऐसे लोग भी हैं जो बोझ नहीं उठा सकते, जिनकी अपनी कमजोरियां हैं। लेकिन मेजॉरिटी, मोस्ट ऑफ द पार्टी पीपल, उनके वोटर और सपोर्टर अनवार उनके साथ खड़े हैं, और ये उनकी मर्जी है कि मियां नवाज शरीफ ठीक हुए बगैर अपनी जान पर नहीं खेलेंगे और नहीं आएंगे। नौशीन साहब, सब ये सवाल है, नौशीन साहब गवर्नेंस की बात की, और अगर इन्होंने चार्जशीट करना है तो बुलाएं यास्मीन राशिद को कटहरे में, रखें फैसल सुल्तान को खड़ा करें कटहरे में, और अपने हॉस्पिटल्स को और अपनी लैब्स को। ठीक है, वो तो आपका सवाल हो गया, खुद इजाजत दी। चलिए वो तो फिर इंक्वायरी होनी चाहिए, वो तो नौशीन हामिद साहब ने भी कहा है कि इन रिपोर्ट्स की जी, इनकी तो कहा है कि जी, उन्होंने कहा है कि इनकी इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए। मैं नौशीन साहब ये जो गवर्नेंस की बात की, क्योंकि आप भी पंजाब से ताल्लुक रखती है, सेंट्रल पंजाब से, शाइस्ता परवेज साहब कह रही हैं, साहिबा कह रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब की जो परफॉर्मेंस थी वो पार एक्सीलेंस थी, और जो आपके वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब वो उसके करीब नहीं पहुंच सकते। आप बताएं, पंजाब में लोग वाकई क्या शहबाज शरीफ साहब को याद कर रहे हैं? देखिए जी, शहबाज शरीफ साहब पहले तो पंजाब में जो उन्होंने हुक्मरानी की है, पहले तो वो ये बताएं कि वहाँ पे साफ पानी की कंपनी का हिसाब कौन देगा, वहाँ पे आशियाना स्टील की कंपनी का हिसाब कौन देगा, वहाँ पर मैनेजमेंट कंपनी का हिसाब कौन देगा, ये जो इतने सारे प्रोजेक्ट मेट्रो की हिसाब कौन देगा। शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ पे हुक्मरानी की है, कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं, मगर उस प्रोजेक्ट में अनवार मुझे अब जरूरी जवाब देना है। जी मैं आपको के अवाम को लूटा गया है, जितना टैक्स पेयर्स के पैसे के साथ मजाक हुआ है पंजाब में, मैं समझती हूँ कि इतना पैसे के साथ तो पंजाब को बिल्कुल पेरिस बन जाना चाहिए था ना। शहबाज शरीफ साहब यही वादा करते थे ना कि मैं इसको पेरिस बनाऊंगा, तो मैं नहीं समझती कि अस्पतालों की कोई नया हॉस्पिटल उन्होंने बनाया था, कोई नए हॉस्पिटल के अंदर कोई हालात की बेहतरी हुई थी। मैं भी पंजाब में थी, मैं भी पिछले टेन्योर में पंजाब असेंबली की मेंबर रही हूँ, मुझे भी वहाँ के हॉस्पिटल का हाल पता है, मुझे हमजा शहबाज शरीफ साहब के हल्के के स्कूलों का हाल पता है। तो क्या बेहतरी की थी, थोड़ी बहुत डेवलपमेंट जो हुई थी, वो जाहिर है वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट थे जिसके अंदर करप्शन जो थी वो इन्वॉल्व थी। चूंकि इन लोगों को बड़े बड़े किक बैक्स लेने थे, बड़े बड़े कमीशन लेने थे, तो उसके ऊपर उन लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट जरूर बनाए थे, मगर उनका क्लीन रिकॉर्ड वहां पर भी नहीं है। मैं नहीं समझती कि उस तरह से अवाम को रिलीफ इनके जमाने में भी मिला था। तो अब जो इनका आज शायद खाकान अब्बासी साहब कभी कभी अच्छी बात कर देते हैं, आज उन्होंने ये कहा कि 73 ईयर्स का बिगाड़ एक दिन में ठीक नहीं हो सकता। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, और उन्होंने खुद एडमिट किया कि यहाँ पे 73 ईयर्स से बिगाड़ है, और 73 ईयर्स से मेजॉरिटी अक्सर किसने यहाँ पे हुक्मरानी की है, इन्हीं लोगों ने की है। और चूंकि ये यहाँ पर हुक्मरान रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों ने अनवार, अब मैं भी थोड़ा सा बोलना है। चले ठीक है, अब आपने ठीक है डॉक्टर नौशीन साहब आपका नुक्ता आ गया जी, शाह साहब तो इनको देने पड़ेंगे जी, क्लोजिंग कमेंट्स दीजिएगा, फिर हमने सेगमेंट को रैप अप करना है। मैं इनको एक मिनट, ये साहब तो देना पड़ेगा, साहब देना चाहिए जी। शाह साहब मुझे जी, शाह साहब इख्तिसार से बताइएगा प्लीज। इनको देखें, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि बड़ा हम भी शोर सुनते थे, 56 कंपनी है, इनका हिसाब होगा। एक किसी पब्लिक प्रोजेक्ट में एक पैसे की करप्शन नहीं ढूंढ सके। नैब वाले रखे 70 दिन उन्होंने रखा था उसमें, पर उसमें नहीं मिला। एसिड बियॉन्ड मींस, जिसमें आपको भी, मुझे भी और किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो भी किसी शहरी के कहने से। तो मेरी बात सुने, एक बीआरटी और हमारी 3 बीआरटीज, और उसमें माचिस की डब्बी की तरह बसें जल रही हैं, रोज 7 बसें जल चुकी हैं। और नौशीन से मुझे अफसोस हुआ, 5 बसें थी, 2 से ज्यादा बाद में जली होंगी। एक प्रोग्राम एक प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें पंजाब में जो नए हॉस्पिटल्स बने, 50 कितने बेड्स ऐड हुए, स्कूलों का क्या हुआ है, वो एक प्रोग्राम करें अनवार, जिसमें जरूर मैं जानने की भी कोशिश करूंगा कि वहां कहां अस्पताल बने हैं। और
और जहां 7 साल से केपीके में हुकूमत है, वहां पूछ लें, वहां एक लेडी रीडिंग हॉस्पिटल, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिश्तेदार क्या कजन साहब आते लेडी रीडिंग का नया ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। अरे मेरी बात सुने, लेडी उस वो भी पीपल्स पार्टी के जमाने का शुरू किया हुआ। अब तो 7 साल हो गए ना, इससे तो पीछे से अगर आप जाएंगी तो बहुत पीछे चली जाएंगी मैम। 7 साल का आप खुद कह रही है ना। आप बात सुने, आप खाली आ जाएं और एक ठीक है, इस पे कर लेते हैं। चले, मैंने अपना सेगमेंट या क्लोज कर दें। दोनों मौजूद पार्लियामेंटेरियंस और डॉक्टर नौशीन को बुलाइएगा, डॉक्टर नौशीन को बुलाइएगा। जी, मैं नौशी साहब आपको बुलाऊंगा। और 50 जो अस्पतालों का मैम कह रही है शायद साहब, आपने उसको बताना है कि 50 बने हैं या नहीं बने, क्योंकि आप उस वक्त अपोजिशन में थे। तो नौशी साहब आप तैयार हैं ना? जी जी, इंशाल्लाह ताला बताएंगे। वैसे आप तैयारी कर लीजिएगा, आप दोनों खवातीन। थैंक यू वेरी मच। शाइस्ता परवेज साहब आपका मेंबर नेशनल असेंबली पीटीआई हमसे गुफ्तगू कर रही थी। डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एमएनए और आप PMLN से थी। शाइस्ता परवेज साहबा, दोनों मौजूद पार्लियामेंटेरियंस का बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमसे गुफ्तगू की। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि अपोजिशन की सियासत, बिलखसूस नून लीग की सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। अभी तक तो अभी यही लग रहा है कि हार्ड लाइन और हार्ड टोन उन्होंने इख्तियार की है, और ऐसे मालूम होता है उनकी तकरीर से कि तवील क़याम का सोच रखते हैं नवाज शरीफ साहब। उनके जो वर्कर्स हैं और उनके जो लॉयर्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होंगी, इस पर भी गुफ्तगू जारी रहेगी। लेकिन अब हम छोटा सा वक्फा लेंगे। वक्फे से पहले हम आपको बताते चलें कि अमूर खारजा के मैदान में बहुत अहम विजिट हुआ है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में इससे अगर पैराडाइम शिफ्ट आ सकती है तो मेरे ख्याल में वो ये विजिट था। और डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि चेयरमैन हाई पीस काउंसिल हैं अफगानिस्तान में, उनका ये पहला दौरा था आफ्टर एज्यूमिंग द चार्ज ऑफ जो हाई पीस काउंसिल है। और उनकी नेगोशिएशंस भी हो रही हैं इंट्रा अफगान दोहा में, अफगान तालिबान और जो अफगान हुकूमत उनके दरमियान पाकिस्तान में, उसमें भी रोल अदा किया। इनका 3 रोज़ा दौरा था। इस दौरे के दौरान उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात की, उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई। फॉरेन मिनिस्ट्री में उनकी नेगोशिएशंस वफूद की सतह पे हुई। बड़ी ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ जो थिंक टैंक है, वहाँ उनके खिताबात हुए। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा ने खिताब किया। और डॉक्टर अब्दुल्ला जिनके बारे में तासुर था कि शायद वो पाकिस्तान के लिए वो नरम गोशा नहीं रखते जो पश्तून एलिमेंट्स रखते हैं, लेकिन जो उनकी तकरीर थी उससे हमें ऐसे लगा कि चेंज है उनके लबो लहजे में। और इस हिस्टोरिक तारीखी दौरे से क्या हम वो जो एक पाक अफगान ताल्लुकात में थोड़ी बहुत कभी जिसे कहते हैं सरमोरी सी है, उसको ख़त्म करने में कामयाबी हासिल होगी, इस पे खसूसी गुफ्तगू करेंगे। और एक ऐसे शख्स से जो कि अफगानिस्तान में सफ़ीर रह चुके हैं पाकिस्तान के, ही नोज़ देयर माइंड सेट, देयर साइकी, उनसे जानेंगे कि वो इस दौरे को किस तरह देखते हैं। क्या पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? दोइम, अफगानिस्तान के अंदर पायदार अमन कायम हो सकेगा? सब कुछ एक ब्रेक के बाद। वक्फा ले लीजिए। फौरी खबर हो, राय या तज्जिए, डिजिटल दुनिया में आपके साथ साथ PTV न्यूज की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ती मकबूलियत, टॉक शोज, खसूसी रिपोर्ट्स और आगाही के पैगामात की फौरी रसानी के लिए पेश PTV न्यूज ट्विटर अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स मुकम्मल। हम पर एतमाद करने और जुड़े रहने पर आपका शुक्रिया। PTV न्यूज, दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर जो डिप्टी हेड ऑफ मिशन काबुल में रहे, ईरान में पाकिस्तान के सफीर है, आसिफ दुरानी साहब। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब फॉर मेकिंग टू आवर स्टूडियोज। बताइएगा आपके इंप्रेशंस क्या हैं? ये जो दौरा हुआ है जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला पाकिस्तान है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इन्विटेशन पे, आपको क्या वाइब्स और फीलिंग्स आई हैं इस दौरे से? ये एक बड़ा खुशबीन दौरा रहा। अच्छा। मैं इसलिए कहूँगा कि डॉक्टर अब्दुल्ला तकरीबन 12 साल के बाद पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। लास्ट ये 2008 में थे जब मैं वहाँ पे तैनात था काबुल में। आप जी, काबुल अच्छा। में एज डिप्टी हेड ऑफ मिशन, और मैंने ही इनको सी ऑफ किया था। लेकिन ये कि इस दौरान जो है बहुत ज़्यादा पानी बह चुका है काबुल रिवर में, और उसमें अब जो इस वक्त जो
पुरुमीद सूरत हाल इस तरह से हो गई है कि वो जो आपस में झगड़ रहे थे वो अब बात करने लगे हैं। इंट्रा अफगान डायलॉग इंट्रा अफगान डायलॉग है, उसमें तालिबान एक तरफ हैं और अशरफ गनी लेड गवर्नमेंट का जो डेलीगेशन है जिसको डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला लीड कर रहे हैं वो शामिल है। लचक का मुजाहरा आपको नजर आ रहा है? बातचीत बजाते खुद एक लचक का इजहार है, वरना तो फिर जंग ही रहेगी। ठीक है। तो ये बातचीत मुज़ाकरात एक प्रोसेस है और इसमें हमें जल्दबाजी में मुज़ाकरात नहीं हुआ करते और यही लेसन है अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री का भी कि वहाँ पे जो है हमेशा से जो अफ़गानिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो पुरअमन दौर सिर्फ ज़ाहिर शाह का 40 साल थे, ना उससे पहले अमन था ना उसके बाद। हम सब उसकी हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, तो इसलिए इस वक्त जो प्रोसेस शुरू हुआ है उसमें एक ओवरऑल जो है एक फ़ज़ा बनी है जिसमें ख़ुद अफ़गानिस्तान के अंदर ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है लोगों की वो अमन चाहती है, वो तंग आ चुके हैं जंग से। ठीक। और उसमें फिर जो हमसाये हैं अफ़गानिस्तान के वो भी यही चाहते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा ख़राबी हो चुकी है, उससे इंस्टेबिलिटी पूरे रीजन में फैली है। ठीक है। और जहाँ कहीं भी जब आपके हमसाये में जो है वो अगर इंस्टेबिलिटी रहेगी तो उसका असर जो है वो हमसायों पे होता है और हमने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। यस। अगर आप पिछले समझ लें 19 सालों में तो तकरीबन हमारे 80,000 लोग जिसमें हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और आम लोग हैं वो उन्होंने अपनी जानें दी हैं। मैंने कहा है कि हमने इंडिया के साथ जो जंगे उसमें इतना नुकसान हमें नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ ब्लड एंड ट्रेजर जो हमें अफ़गानिस्तान की जो है सिचुएशन की वजह से हमें फेस करना पड़ा और अब तक हम फेस कर रहे हैं। और उसमें रिफ्यूजीज़ का बर्डन अपनी जगह है, वो ठीक है, हमारे मेहमान हैं, उनको हमने वेलकम किया था, लेकिन हम इस पूरे अफ़गानिस्तान का जो सानिया है उसमें हमारा जो है हम वी वर ड्रैग इनटू दैट। मतलब ये है कि ना चाहते हुए भी अब जाहिर है हमने सोवियत यूनियन से तो रिक्वेस्ट नहीं की थी कि आप अफ़गानिस्तान में तशरीफ़ लाएँ। ठीक है। और हमने फिर जो रिफ्यूजीज़ है उनको भी नहीं कहा था कि आप तशरीफ़ लाएँ। तो इस तनाज़ुर में जब आप देखते हैं और फिर उसमें जो है जब ये मुख्तलिफ चेंजेस आती रहीं तो डॉक्टर अब्दुल्ला ने आज ख़ुद जो है वो CRSS जो इंस्टीट्यूट है इट इज़ हेडेड बाय इम्तियाज़ गुल, उनके यहाँ लंच पे भी उन्होंने ये बात की कि उन्होंने कहा हमसे गलतियाँ हुई हैं, हमने जो है अब इसका एहसास। क्या हम गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का अज़्म और विल है? ये जो इनका दौरा है इस बात का गमाज़ है। अच्छा जी हाँ, और उसमें उन्होंने कहा कि वो अब सिर्फ नहीं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अब ईरान भी जाएंगे और बाकी कहते हैं कि जो है ममालिक है उनका दौरा करेंगे। मतलब एक वो भी अपने जो मुज़ाकरात के प्रोसेस के सिलसिले में उस राह को हमवार करना चाहते हैं। ठीक है। तालिबान ने भी इसी तरह किया, उन्होंने भी जो है हमसाया ममालिक का दौरा किया ये मुज़ाकरात से पहले, तो ये एक अच्छी बात है। उसमें हर कोई अपने जो है मौक़िफ़ को सामने रखना चाह रहा है। और लेकिन एक बात जो अहम है वो ये है कि अफ़गानिस्तान के सारे हमसाया वो इस बात पे जो है अब राज़ी नज़र आते हैं कि अफ़गानिस्तान का अमन जो है एक्चुअली वो ख़ित्ते के अमन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अब जिस किस्म के हालात पैदा हो रहे हैं उसमें ये और भी लाजिम हो गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन की फ़ज़ा पैदा की जाए। अगरचे इसमें एक कावियाट ये है, अगरचे ये हो सकता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर और बाहर के स्पॉयलर जो हैं वो ये चाहेंगे कि अफ़गानिस्तान में वो सूरत हाल अमन की ना आए, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में एक वॉर इकॉनमी है उसने एक वेस्टेड इंटरेस्ट को पैदा किया और इस वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से जो है हर कोई फ़ायदा उठा रहा है। हमारे यहाँ इस वक्त अगर जो टेररिज्म के वाक़यात हो रहे हैं तो उसमें एक्सटर्नल हैंड मौजूद है। उसमें अनफॉर्चुनेटली अफ़गानिस्तान के जो है बाज़ एलिमेंट्स हैं वो भी इन्वॉल्व हैं और उसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है। और ये बाज़ तबसरे मैंने ये सुने कि वो कह रहे हैं कि जी इंडिया अब कॉर्नर हो गया अफ़गानिस्तान में। मेरे ख्याल में अभी हमें इतनी खुशबीनी का इजहार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो अगर उस वक़्त अपना हाथ खींचेगा जब पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात में कोई बेहतरी आएगी।
इस वक्त इंडिया में कोई ऐसा मूड नहीं पाया जाता। मतलब हमारा वो बाजू इनडायरेक्टली मरोड़ सकता है वाया अफगानिस्तान। मर रहा है, वो मरोड़ रहा है ऑलरेडी, वो ये कर रहा है। और आपका ये उसने तर्जिया हमारे है कि लिए, वो उस वक्त पीछे हटेगा जब हमारे उनसे आपसी ताल्लुकात बेहतर वरना होंगे। तो फिर कोई रीजन नहीं रहता ना, वरना उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है तो अफगानिस्तान। हमें इस पर्सपेक्टिव से, आपने आम नुक्ता उठाया, हमारी पाक अफगान बायलैटरल रिलेशनशिप किस तरह पे होनी ये चाहिए? एक चीज़ जो है ये इसमें ये वाज़ेह होना चाहिए कि देखिए अफगानिस्तान में हमारे कोई फेवरेट्स नहीं है, ये पाकिस्तान की तरफ से मैसेजिंग गई है। वी हैव नो फेवरेट्स। फॉरेन मिनिस्टर ने कल जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में बड़े बरमला अंदाज में कहा कि हमारा कोई फेवरेट मनपसंद नहीं है। उन्होंने कहा जो आप फैसला करेंगे हमें जो है काबिल कबूल है। प्राइम मिनिस्टर ने भी जो कल डॉक्टर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई उसमें इस बात का फिर इयादा किया। तो ये जब इस तरह की फ़ज़ा पैदा हो रही है तो इसमें यकीनन डॉक्टर अब्दुल्ला यहाँ से मुतमईन होके गए होंगे, और इस उनका जिस तरह से यहाँ पजीराई हुई और जिस तरह से उनको वेलकम किया गया और जिस तरह से उनके साथ जो बातचीत हुई और जिस तरह का उनको इत्मीनान दिलाया गया, तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए भी जो है उनके दौरे की कामयाबी। आप चूँकि आसिफ दुरानी साहब, आपने हमारे हमसाय ममालिक में बहसीत पाकिस्तानी सफ़ीर और बहसीत डिप्टी हेड मिशन काम किया है। हमारा एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था, हमने पहले पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहा जाता था अफगानिस्तान को, अब वो कॉन्सेप्ट जो है वो इररिलेवेंट हो गया, आउटडेटेड है। वो उस वक्त भी गलत कॉन्सेप्ट था और अब तो इसलिए हो गया है कि वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो कहा जाता है कि जी हमारी जो है वो खुद जोग्राफिकल डेप्थ नहीं है तो अफगानिस्तान देगा, वो कैसे देगा, सारा तो रॉकी एरिया है। ठीक है, किस तरह की एक दूसरा ये है कि अब जो न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया के बाद इंडिया और पाकिस्तान न्यूक्लियर और मिसाइल पावर हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट बजाते खुद ख़त्म हो जाता है। और अगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात है तो हमारा बलूचिस्तान हमें ज़्यादा डेप्थ देता है बनिस्बत अफगानिस्तान के, जो कि हार्डली 10 to 15 मिनट की जो ओवर फ्लाइट जो है उसमें अगर जहाज़ से भी जाना हो तो वो क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये अभी एक पैराडाइम शिफ्ट जो है हमारा वो आ गया हमारे पॉलिसी मेकर्स के अजहान में। ये जहाँ तक स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट था वो तो बहुत पहले ही बातिल हो चुका है खुद पाकिस्तान के अंदर। वो जिन्होंने कहा था वो, और ये भी जो हम पे इल्ज़ाम लगता था, जो मैं लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट, कि अब कोई फेवरेट्स नहीं है या हमारा कोई इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नहीं है अफगान तालिबान पे, जिसकी वजह से अशरफ गनी साहब भी बड़े शाकी रहते थे, अब्दुल्ला साहब भी बड़े शिकायत इनकी होती थी। हमारा भी एक दो दफ़ा अफगानिस्तान जाने का इत्तेफाक हुआ है तो हमने वहीं पर उनके मीडिया, उनके जो थिंक टैंक से गुफ्तगू हुई, उनके बड़े शकूक शुबात होते थे पाकिस्तान के हवाले से, और हर वक्त उनके अखबारात की हेडलाइन में ISI का बड़ा तस्करा आ जाता था। वो कहते हैं, लेकिन अगर ये बात अगर हम मान ली जाए तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की तारीख को तब्दील कर लेना चाहिए कि अफगान आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल। हाँ, या तो वो आज़ाद, तो फिर इसको, हाँ, तो या तालिबान भी अफगान है मेरे ख्याल में, वो उनका जो उनका फ्लैश और ब्लड है वो अफगान है, सन ऑफ सॉइल। तो अगर तालिबान हमारी बात मानते हैं तो फिर दूसरे भी मानते होंगे, और अगर दूसरे नहीं मानते तो इसका मतलब तालिबान पे ये बात फिर साबित, लॉजिकली साबित नहीं होती। ठीक है, मकसद ये है कि इंटरेस्ट हैं, जो भी इंटरेस्ट जिनके डेवलप होते हैं। अब अगर अफगानिस्तान में वो फैक्शंस जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं तो उन्होंने इंटरेस्ट कहीं और डेवलप किए हैं ना, तो ये ऐसी चीज़ है कि, और फिर अफगानिस्तान की हिस्ट्री इससे भरी पड़ी है कि जब उनके आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं तो वो उन्होंने जो है अपने एलाइज जो हैं वो मुल्क से बाहर ढूंढते रहे। ये कोई नई बात तो नहीं। ठीक कह रहे हैं जी। तो ये, और ये भी उनके बारे में है कि जब कॉमन एनिमी हो तो मिल जाते हैं, व्हेन दैट एनिमी इज गॉन देन दे फाइट विद ईच अदर। तो ये अब एक आप समझ लें अफगानिस्तान की तारीख का एक अलमिया भी है और उसकी यूनिकनेस भी है। अब हमारे लिए इसका फॉलोअप क्या होना चाहिए? ज़ाहिर बात है उनका एक अच्छा दौरा हुआ है, उससे पहले जो है वो दोहा में मुज़ाकरात भी हुए। हमारी तवक्कुआत क्या हो इस दौरे से, जब वो वापस लौटें तो उनका क्या तर्ज अमल हो और क्या तरीक़ाकार हो? हमारी तरफ से तो ये है कि उनको ये अब यकीन, एश्योरेंसेस तो मिल गई ना यहाँ से, ये यकीन होना चाहिए कि भाई ये जो मुज़ाकरात है ना बिलाखिर अफगानों ने खुद करना, और नतीजा खेज भी हो, वो तो उनके हाथ में। देखिए हमारी फैसिलिटेशन से अमेरिका के साथ अगर तालिबान के मुज़ाकरात, तो हमने उनको फैसिलिटेट किया मेज़ पे बिठाने के लिए, लेकिन हम उनके टॉकिंग पॉइंट्स तो नहीं लिख रहे थे। ठीक है, वो तो तालिबान ने खुद किया। तो अब जो इंट्रा अफगान डायलॉग है उसमें उसके टॉकिंग पॉइंट्स तो वो जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं वो उनके अपने हैं, और उनको पता है कि उनके इंटरेस्ट कहाँ हैं और कहाँ उनको ज़ख्म पहुँचता है और कहाँ उनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो उनके दरमियान है, और अफगान जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है उसमें भी माहिर
तो उनको पता है कि विच साइड ऑफ द ब्रेड इज़ बटर्ड। अच्छा, मतलब कि इस लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तारीख हमें यही बताती है। आपकी भी इंटरेक्शन हुई डॉक्टर अब्दुल्ला साहब को, आपने कहा आपने जब व्हेन यू वर डिप्टी हेड ऑफ मिशन इन काबुल तो वो पाकिस्तान आए थे, आपने उनमें कितनी तब्दीली पाई? नहीं, वो हमेशा से एक बड़े खुशमिजाज इंसान है और ही इज़ अ सॉफ्ट। लेकिन यहाँ ये तासुर था इस्लामाबाद में कि जरा पाकिस्तान के हवाले से उनका कोई देखिए इतना नरम गोशा नहीं है, भारत की तरफ जरा माइल हैं या वो अब बातें होती हैं, लेकिन देखिए अल्टीमेटली जो बाहमी जो यानी एक एजेंडा है जिस पे दो जानबैन बात करते हैं, अल्टीमेटली उसकी अहमियत होती है। ठीक कह रहे हैं। यकीनन पर्सनालिटीज़ का अपना दखल है, लेकिन वो पर्सनालिटीज़ भी बाज़ औक़ात हॉस्टेज बन जाती हैं सर्कमस्टांसेस के। ठीक है। तो अगर डॉक्टर अब्दुल्ला ने एज़ वज़ीर ख़ारजा उस वक़्त वज़ीर हामिद करज़ई साहब के वज़ीर ख़ारजा थे, उस वक़्त अगर उनको बात कर रहे थे तो वो करज़ई साहब की जो पॉलिसीज़ थे उनको टो कर रहे थे, उनको प्रोपेगेट कर रहे थे। ज़ाहिर है वो करज़ई साहब प्रेसिडेंट थे। ये इनका अशरफ गनी साहब के दौर में, जो साहब का दौर में भी जी उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव थे उनके, जाहिर है। लेकिन ये कि ये इन पिछली बातों को वो भी कह रहे थे कि हमें बुला देना चाहिए। जी अब ये मुझे बताएं कि ये जो हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन है, ये कितना स्ट्रॉन्ग फोरम है जिसके सरबराह हैं डॉक्टर अब्दुल्ला? देखिए ये तो उस वक्त पता चलेगा कि मुज़ाकरात में ये कितने क्या जितने फरीकैन हैं, सवाल का जाविया ये था, अफगानिस्तान में डिफरेंट पावर सेंटर्स हैं, दे एग्री टू दिस हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन, जो ये तय करेगी उस पे वो आमना सदकना जो है लब्बैक कहेंगे। बाय एंड लार्ज इसमें जो है तमाम एथनिक ग्रुप्स और रिलीजियस ग्रुप्स हैं। अच्छा जी, तो इस लिहाज से तो ये रिप्रेजेंटेटिव वो है, नुमाइंदा है, बिल्कुल है। ठीक है, इसको मानना चाहिए और इसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और दूसरी तरफ तालिबान है। अब उनके फॉरेन पावर्स का आसिफ दुरानी साहब कितना रोल होगा? जाहिर बात है अमरीकी इलेक्शंस भी होने वाले हैं, बड़ी खूनखार किस्म की डिबेट भी हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान। जाहिर बात है अमेरिका के यहाँ पर बहुत बड़ा होल्ड रहा है और अभी भी वो मौजूद हैं। वो किस कदर चाहेंगे कि यहाँ पर अमन हो जाए और अफगानिस्तान में एवरीथिंग गो स्मूथ एंड विल इट बी इन देयर फेवर? मेरे ख्याल में अब अमेरिकन के लिए अफगानिस्तान जो है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है, अच्छा, वो अब रोल प्ले कर रहा है कि 19 साल ये अमेरिका की हिस्ट्री की लॉन्गेस्ट वॉर है किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी नेशन के साथ। एंड आई थिंक सो मोस्ट एक्सपेंसिव है। अभी जाहिर है $1 ट्रिलियन तो वैसे खर्च कर चुका और साल का तकरीबन $50 बिलियन खर्च आ रहा है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने इस बात का इजहार किया है और मेरे ख्याल में जो बाइडन जो हैं वो भी इस बात पे जो है राज़ी नज़र आते हैं कि अफ़गानिस्तान से फ़ौजों का इनखला किया जा सकता है। लेकिन मुकम्मल इनखला होगा या उनका फुटप्रिंट रहेगा? देखिए अगर आप टोकन रखते हैं तो उसकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा, अगर एक ज़माने में तो वो 1 लाख से ऊपर थे, तो प्रेसिडेंट ओबामा ने जब उसका जो रेस किया वहाँ नंबर, तो उसका क्या फ़र्क पड़ा? ठीक, मकसद ये है कि अगर आपके सामने कोई सरेंडर नहीं कर रहा तो आपके लिए मसला है। आपने जंग शुरू कर दी लेकिन उसको जो है ख़त्म आप टेबल पे ही कर सकते हैं। यस, ये तो सब तय हो गया और वो तो पार्टीज जो है जब तक वो रजामंद ना हो, तो ये इंडिया के लिए भी एक मैसेज है। अगर वो उनको इस तरह से चाहते हैं कि सूरत हाल जो है ख़राब रहे, तो फिर वो सूरत हाल की ख़राबी में फिर जब दूसरा फरीक जब एक्टिव हो जाएगा तो फिर उनके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। ईरान में भी आपने एज ए सफ़ीर सर्व किया, ईरान भी बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है, वहाँ भी बहुत बड़ी महाजिरीन की तादाद मौजूद थी, उनके भी पॉकेट्स हैं अफगानिस्तान में। उस हवाले से आपकी क्या राय है, ईरान को कैसे ऑन बोर्ड? ईरान में ख्याल में चूँकि ईरान का जो है वो इट्स हैंड्स आर फुल इराक़ की वजह से, बाकी सीरिया की वजह से, लेबनान, उनकी जो ओवरसीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ ख़त्े में, उसकी वजह से वो ख़ासे मसरूफ़ हैं। अच्छा जी, तो उसमें ये थोड़ा इट वाज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड, लेकिन वो इस बात पे बहरहाल उन्होंने तालिबान के साथ जो है राब्ता जिस तरह से उनका कायम हुआ है और जिस तरह के कोऑपरेटिव रिलेशनशिप दोनों के दरमियान है, वो एक हैरानगी की बात है, यानी खुशगवार हैरानगी की बात है कि उनके जो एक ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा मुतहारिब थे एक दूसरे के, जी, और ख़ासकर ये जो मज़ार शरीफ में ईरानी जो मिशन के जो लोगों को मारा तालिबान ने, तो वो उसके बाद से तो बहुत ही अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस हमने देखा है, उसमें भी स्पाइक आई है दोहा टॉक्स के बाद। इसको कैसे कब किया जाएगा?
हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि ये वायलेंस और तशद्दुद की जो वाकयात है इसको कम होना चाहिए और ख़त्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, तब जाके कोई लोग भी इसके ना टेकर्स भी होने चाहिए। जी, फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी ने भी कल यही इसकी तरफ इशारा किया, उन्होंने कहा ये जो वायलेंस को कम होना चाहिए और अल्टीमेटली सीज़फायर होना चाहिए। सीज़फायर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कैंडिड एंड एक्सक्लूसिव टॉक विद अस। व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाल्लाह जिंदगी रे सही रही तो आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।